बच्चों, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है वो यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट मैंने क्लियर कर लिया है और मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था और उस इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मैंने इंटर भी प्राइवेट की है और मैंने जो है अपना जो मास्टर है वो भी प्राइवेट ही किया है, यानी कि मास्टर तक मैंने प्राइवेट किया है। 10th तक मैंने रेगुलर पढ़ा है और उसमें भी 5वीं क्लास तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है। तो छठी से लेकर 10वीं तक मैंने बस स्टडी की है। वो सरकारी स्कूल का आपको पता ही है क्या पढ़ाते हैं। और फिर मैंने उसके बाद 10वीं के बाद जो मेरी 10th के बाद जो मेरी पढ़ाई हुई है वो सब मेरी प्राइवेट हुई है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, ये टॉप 10 हार्ड जो इंडिया के जो हार्ड टॉप 10 एग्ज़ाम है उनमें आता है। तो इसको मैंने क्वालिफ़ाई कैसे कर लिया है और दो जो अदर एग्ज़ाम्स हैं वो भी मैं क्वालिफ़ाई कैसे कर पाती हूँ, उसके पीछे का राज क्या है। देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और मैंने जब ये यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया है तो मैंने अपनी ससुराल में रहते हुए किया है। तो मुझे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाई है मैंने और फिर भी मैंने क्वालिफ़ाई किया है। लेकिन उसके पीछे का राज क्या है, ऐसी क्या बात है कि उसको मैं क्वालिफ़ाई कर लिया है, क्योंकि उसमें बैठे होंगे 528 पूरी इंडिया में से मेरे 100 सब्जेक्ट और मेरी कैटेगरी में सिर्फ 528 बच्चे ही सेलेक्ट हुए थे जब मैंने यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया था। सोशियोलॉजी में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया है तो उसमें 528 बच्चे ही क्वालिफ़ाई हुए थे। तो ऐसा क्या था कि यानी कि मेरे सब्जेक्ट और मेरी कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, वरना 83 82 या 83 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट होता है, सबके अपने अपने सेलेक्शंस होते हैं सब सब्जेक्ट्स में। तो सोशियोलॉजी ओबीसी में 528 बच्चे सेलेक्ट हुए थे नेट के लिए। उसमें आप सोचो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से भी बच्चे बैठे होंगे और मैं एक प्राइवेट पढ़ने वाली बच्ची, मैंने एग्ज़ाम क्यों क्लियर कर लिया है। तो देखो, एक तो मैं पढ़ाती रहती हुई और सबसे राज की बात यह है कि मेरा मैथ जो है वो मजबूत है। मैथ पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, मैथ और रीजनिंग। ये आपका मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं मैंने तो कभी कोई से एग्ज़ाम में भी नहीं देखा कि मैथ और रीजनिंग ना आई हो। मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें मैथ या रीजनिंग ना आती हो। तो अगर आपका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है तो मैं समझती हूँ कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। सब्जेक्ट तो पढ़ ही लेते हैं सभी। अब देखो, सब जो पिछड़ जाते हैं मैथ रीजनिंग में पिछड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है तो आर्ट साइड का स्टूडेंट है और वो उसका मैथ अगर मजबूत नहीं है और रीजनिंग मजबूत नहीं है तो वो वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब बात आती है ये देखो, 10th लेवल तक का अगर मैथ आपका अच्छा है तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में काम हो जाता है। 10th लेवल तक का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैंने एक बात देखी है कि जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाई जा रही है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन एक बात है कि जो पढ़ा रहे हैं वो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, यानी कि सीधा जैसे डीआई के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उनका जो बेसिक है वो नहीं पता है। और स्कूल के स्टूडेंट को भी देखो, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और कोचिंग भी कराती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोचिंग कराती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि वो एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ाती हूँ बेसिक से एडवांस तक। तो जैसे मान लीजिए आप डिवाइड का क्वेश्चन है, डिवाइड के क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को पॉइंट का तो पता है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, लेकिन जैसा कि ज़ीरो है, ज़ीरो कहाँ लगेगी वो बहुत कम बच्चों को पता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं वो भी बेचारे देख लेंगे, ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगी, बिल्कुल हिजाब को ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगी और 10th लेवल तक का मैथ आपको मैं बताऊँगी। जो आता है किसी भी एग्ज़ाम में 10th लेवल तक का मैथ
आना चाहिए ज़रूरी। और जो स्टूडेंट है पर उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा कि वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आज जो मैं पढ़ाऊँगी, आज से मैं जो पढ़ाऊँगी वो क्लास स्टार्ट करूँगी। देखो, अब आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। अब आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अब आप सोचो कि इसमें क्या बता रही है मैम, ये का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, जिन चीज़ों को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम, हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी मैं, उसका इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी नाम बताऊंगी और उसको समझाऊंगी मैं हिंदी में ही, ठीक है, अपनी आम बोल चाल की लैंग्वेज में क्या कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर ये नहीं पूछा जाएगा कि सम संख्या कौन सी होती है, ये ना पूछा जाए, लेकिन लिखा हुआ आ जाए कि कौन सम है, तो सम का आपको पता भी तो होना चाहिए कि सम कौन सी को कहते हैं, विषम कौन सी को कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, प्राइम किसको कहते हैं, ये तुमको सबको पता भी तो होना चाहिए ना। तो इस क्लास को बिल्कुल आपको ज़रूर देखना और बाकी सभी क्लासें आप देखें, आपको फ़ायदा होगा। आपके फ़ायदे के लिए ये बात सोचकर मैं पढ़ा रही हूँ कि यूट्यूब पर सब व्यूज़ के लिए सब अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और वो एडवांस में जैसे DI उठाया और उसको सॉल्व करा दिया, पीछे की वो काट फाँट कर देते हैं कि ये इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, और बच्चे को यही नहीं पता कि काटा कैसे जाता है। ये बोलेंगे ये उड़ाया, ये उड़ाया, ये उड़ाया, उड़ाया कैसे जाता है वो बच्चे को पता नहीं है। तो ये बातें मैं बता रही हूँ और एक कोशिश छोटी सी कर रही हूँ, अगर मुझसे अल्लाह ताला करा दे भला हो जाए बच्चों का, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। देखो नंबर सिस्टम में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो बस हमने इमेजिन कर लिए हैं, और रियल नंबर के सब पार्ट होते हैं इसमें। रियल जो होते हैं जितने भी आपके नंबर हैं, प्लस माइनस वाले सभी, जिनको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है, वो सभी आपके रियल नंबर है। जितने भी आपके 1 2 3 4 5 अनंत तक जितने भी नंबर है, -0 -1 -2 -3 जितने भी हैं पॉइंट वाले, सभी नंबर्स जो हैं रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसमें आते हैं इंटेजर्स, ये पूर्णांक। इंटेजर्स पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक उनको बोलते हैं जो मतलब पूरे अंक होते हैं, जिनमें पॉइंट नहीं होता है, बिना पॉइंट के होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 4 500 105 150 250 500 कितने भी हो जाए, यानी कि पूरा जो नंबर होता है उसको इंटेजर्स बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। और डेसिमल होता है आपका जिसमें पॉइंट आता है, ठीक है, जो पॉइंट में लिखे जाते हैं, जो नंबर आपके पॉइंट में लिखे जाएंगे वो आपके डेसिमल होंगे, यानी कि जो आपके होंगे दशमलव संख्या। डेसिमल बोलते हैं दशमलव संख्या, जिनमें दशमलव हो यानी कि पॉइंट लगा हो, दशमलव लगी हो, वो दशमलव है, और जिनमें पॉइंट ना लगा हो, पूरा नंबर हो, उसको कहते हैं इंटेजर या पूर्णांक, और जिसमें दशमलव लगी हो उसको दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जानना आपको बेहद ज़रूरी है, यह मैथ का बेस है। यानी जैसे बोलते हैं ना कि जहाज़ को उड़ाने से पहले जहाज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ में कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, कौन से नंबर को क्या कहते हैं, कौन से नाम का नंबर से क्या मतलब निकलता है, वो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ और आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर आपके जो दशमलव ये हो गए, जो ये आपके पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर होते हैं, ये आपके होते हैं 4 टाइप के, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक इवन, एक ऑड।
देखो नेगेटिव तो वो होते हैं जिनके पास सामने माइनस का साइन लगा हो, जैसे -1, -2, -4, -100, जिनके सामने माइनस का साइन लगा हो वो तो होते हैं माइनस, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक। और पॉजिटिव वो होते हैं जो आपके सिंपल नंबर जोन से आपके गिनती में काम आते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, मतलब ये सब होते हैं पॉजिटिव। एक होते हैं इवन, एक होते हैं ओड। ये जो इंटीजर्स हैं ये 4 टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव तो आप समझ गए। नेगेटिव यानी कि जिसके सामने नेगेटिव का साइन लगा हो, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक। और पॉजिटिव यानी कि जो प्लस वाले हैं इनके सामने साइन नहीं लगाते, ऐसे नहीं लिखते कि +1 +2, ये 1 2 डायरेक्ट लिखे जाते हैं, प्लस का साइन होता है, ठीक है। फिर तीसरा टाइप होता है इसका, इनमें जो आपके इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है इवन, और एक होते हैं ओड। इवन वो डिजिट्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14। और इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इवन नंबर पहचानने के लिए आपको इवन नंबर को सम संख्याएं बोलते हैं, सम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सम, और ओड को बोलते हैं विषम, ठीक है। तो सम जो होता है उसके लास्ट का डिजिट जो होता है 2 4 6 8 या 0 होता है, ठीक है। अगर लास्ट का डिजिट आप कितना भी बड़ा नंबर लिखो, जैसे 2 4 3 9 5 2, ठीक है, और इसके बाद में लिख दिया मैंने 6, इतना बड़ा नंबर है, और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए ये ऑड है या इवन है, तो आपको सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है, ये 6, ये 2 से डिवाइड है या नहीं। अगर ये 2 से डिवाइड है, या 2 के टेबल में देखो ये नंबर है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जाए 2 5 जा 10 की 0, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10 की 0। इन नंबर में से कोई सा नंबर लास्ट वाला है, यहाँ लास्ट देखो, या ऐसे सोच लेना कि 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और ये है आपका 6 है, ये 2 से डिवाइड है, इसका मतलब है ये नंबर इवन है। अब अगर मान लीजिए मैं इसके बाद यहाँ पर लिख दूँ 3, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये पूरा नंबर ऑड है या इवन है, तो आप लास्ट का डिजिट देखोगे, क्या है 3, 3 2 से डिवाइड नहीं है, या ये नंबर याद रखो इनमें से नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर इवन नहीं है, ये नंबर ऑड है, ठीक है। जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर है। इवन बोले तो सम और ऑड बोले विषम, ठीक है। अब आपके जो ये यहाँ तक हो गए। अब इसमें जो इंटीजर्स का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, इस पॉजिटिव के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है वोल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब वोल नंबर क्या है? वोल नंबर देखो 0 1 2 3 4 5 लास्ट तक कहीं तक भी गिन दो, जिसके साथ 0 भी लगा लोगे आप। वोल नंबर में 0 भी होती है, और नेचुरल नंबर जो है हमारे जो गिनती में काम आते हैं ये होते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, ये 1 से स्टार्ट होंगे और वोल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होंगे। होल जो नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे होल नंबर, और जो आपके नेचुरल नंबर है वो आपके 1 से स्टार्ट होंगे। बस इसमें यही फ़र्क है, अगर इसके नंबर के साथ 0 भी लगा दी जाए तो होल नंबर हो जाता है, और अगर 1 से स्टार्ट किया जाए तो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पर रह गया एक चीज़, ये नेचुरल नंबर भी आपके 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर, और एक होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, देखो जो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या है। वो आपके प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड ना होते हो, जैसे या बस अपने आप से या एक से डिवाइड जो होंगे। जैसे मान लीजिए आप
लिखो 2 3 5 7 9 नहीं लिखा जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 11 लिखा जाएगा, फिर आपका 13 लिखा जाएगा, फिर आपका 17 लिखा जाएगा, 19 लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा, 29 लिखा जाएगा। यानी कि ये किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते। जो किसी के भी पहाड़े में, किसी के टेबल में ना आता हो, किसी से डिवाइड ना होता हो, आखिर बहुत सारी हो जाएगी, ये जितनी भी होगी वो क्या है, वो सभी आपके प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट इसका उल्टा होते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य जो किसी से भाग ना होती हो। कंपोजिट भाज्य संख्या है, ठीक है, सॉरी भाज्य नहीं, यौगिक संख्या है। कंपोजिट जो है यौगिक संख्या है जो किसी से डिवाइड हो जाएगी। जो मान लीजिए डिवाइड हो जाती है, जैसे मान लीजिए 6 है डिवाइड हो जाता है, 8 है डिवाइड हो जाता है, 12 है, वो जो भी संख्या है किसी के टेबल में आ जाती है वो है आपकी कंपोजिट नंबर। ये तो हो गई इधर की बात इंटीजर्स वाली। अब आपकी आती है, इंटीजर्स होते हैं यानी कि पूरे नंबर, पूर्णांक, इनको पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। और ये डेसिमल नंबर जो है ये क्या है, दशमलव वाले नंबर है। दशमलव वाले नंबर के क्या क्या टाइप होते हैं, देखो ये होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और फ्रैक्शन। टर्मिनेंट यानी कि शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेट यानी कि अशांत दशमलव, और ये होते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बटे में लिखे हुए। देखो एक होती है जिस तरीके से लिखा 3 2 9 ऐसे पॉइंट में लिखी हुई, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, 2 टाइप के, शांत और अशांत। जो वो चलो शांत अशांत आपको बाद में पढ़ाएंगे कि शांत काय को बोलते हैं और शांत काय को बोलते हैं। अभी आप समझो कि जो पॉइंट में लिखी है वो दो टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक शांत एक अशांत, यानी कि एक टर्मिनेट हो जाती है, एक टर्मिनेट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और एक होती है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जैसे 2/5 ऐसे अपॉन में लिखी हुई, इसको कहते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न, ठीक है। तो डेसिमल जो है 3 टाइप के हो गए, जो दशमलव संख्या है वो 3 टाइप की हो गई। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, देखो आपको चलो यही बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग जो होता है वो ऐसे होता है जैसे 2.523, यहाँ पे मान लीजिए खत्म हुआ, ठीक, तो ये हो गया, यानी कि यहाँ तक ही बस डिवाइड हो के खत्म हो गया। अब ये हो गया टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का क्या मसला है कि मान लीजिए 2.53214, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, चलता ही रहता है। डिवाइड जब आप करोगे ना इसको तो ये ना पूरा डिवाइड नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो यानी कि ख़त्म नहीं होता, डिवाइड होता ही रहता है, पॉइंट ख़त्म ही नहीं होता। तो क्या होता है, बार बार जब आप डिवाइड करते हो तो बार बार शेष बचता रहता है, शेष बचता रहता है, शेष बचता रहता है, आपका रिमाइंडर बचता रहता है, बार बार आपको वो कितना भी लंबा लेते जाओ तो वो ख़त्म नहीं होता, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेट। तो जैसे मान लीजिए हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, और हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, खत्म हो गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग है। और अगर ये बेचारा ख़त्म ही ना हो, पॉइंट के बाद बार बार रिमाइंडर बचता रहे, आप बार बार लगाते जाओ, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव, शांत, ये शांत मत समझना कभी, शांत समझ लो, देखो शांत, ये वाली शांत नहीं, शांत ऐसे लिखते हैं हिंदी में इसको, शांत, शांत दशमलव, यानी कि है मतलब वही कि शांत हो जाती है, ठीक है। और ये अशांत है, ये शांति नहीं पकड़ती, ये शांत नहीं होती है, ये है अशांत दशमलव। अब ये और वो फ्रैक्शन है, वो भिन्न है, वो तो पता है आपको, जैसे मान लीजिए 2/5 लिखा हो भिन्न, तो फ्रैक्शन पता भी होगी बच्चों को, ठीक है। और यहाँ से ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो 2 टाइप की होती है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ऐसा है, जैसे मान लीजिए 2.253, फिर 253, फिर 253, यानी कि बार बार वही नंबर रिपीट होता रहे, वही नंबर बार बार रिपीट होता रहे, उसका मतलब है ये होती है रिपीटिंग।
यानी ये होती है रिपीटिंग, यानी कि आवृत्ति, बार बार रिपीट होता है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि जो नंबर बाद आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, रिपीट होकर नहीं आ रहे हैं, वो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो जो रिपीटिंग होते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या है, और इर्रेशनल अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी नंबर्स, जो नंबर सिस्टम है ये वो था, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये बिल्कुल बेसिक बताया है मैंने। और फिर आपको देखो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तो आप जानते होंगे। मैं फिर आगे आपको डिवाइड से स्टार्ट करूँगी। कोर्स आपकी क्लास जो है डिवाइड से स्टार्ट होगी और 10th लेवल तक जाएगी इंशाल्लाह। तो डिवाइड से स्टार्ट करूँगी कि ज़ीरो कहाँ लगती है, पॉइंट कैसे लगाया जाता है। अगर आपको पता है तो भी आप रिवाइज़ कर लेना, और अगर नहीं देखना है तो वो वाली क्लास देखना। मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी क्लास देखें, और छोटे बच्चे जो हैं वो ज़रूर देख लें, उनके काम आएगी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले इसको ज़रूर देख लें। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले इसको ज़रूर देख लें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में लिखा हुआ भी आता है, जैसे यूपी SSC पैट में लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम आएगा। ठीक है, स्पेशल लिखा रहता है कि नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और मैथ पर पकड़ ज़रूर बनाइएगा आप। मेरी वीडियो देखो, कहीं ट्यूशन लगाओ, किसी और की वीडियो देखो, कुछ भी करो, मैथ पर आप अपनी 10th लेवल तक का मैथ आपका मजबूत होना ही चाहिए, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, वरना आप हर एग्ज़ाम में लटके ही रह जाओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।